जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नदी अपवाह तंत्र को हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जो भारत की नदी अपवाह तंत्र, इनका जो निर्माण है किस तरीके से हुआ और भारत की जो नदी अपवाह तंत्र है उनको जो है कितने भागों में बांटा गया है और इन नदी अपवाह तंत्रों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, आज हम समझेंगे। तो आइए, ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो हमारे साथ बने रहिए और बहुत ही आसान तरीके से हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं भारत की नदी अपवाह तंत्र को। भारत की अपवाह तंत्र। ये नदी अपवाह तंत्र है क्या? जो बड़ी नदियां हैं, प्रमुख जो नदी है, वो अपनी सहायक नदियों के जल को लेकर किसी समुद्र में, किसी सागर में, किसी झील में क्या कर देती हैं, गिरा देती हैं। और साथ ही साथ जो है अपनी सहायक नदियों का जो जल को लेकर एक साथ जो है सागर में या जो बड़े समुद्र में क्या कर देती हैं, गिरा देती हैं। और सहायक नदियों का एक जाल नुमा आकृति बन जाता है, जिसे ही जो है अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। तंत्र मतलब जो है जाल, जाल बन जाती है, जालनुमा आकृति बन जाती है। ये अलग अलग संरचनाएं होती है, अलग अलग नदियों की आकृति होती है। भारत में ज़्यादातर नदी जो है अनुवर्ती नदी हैं। कैसी नदी हैं? अनुवर्ती नदी हैं। लेकिन जो हिमालय की नदियां हैं वो जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये अनुवर्ती नदी क्या है? ऐसी नदियां जो ढलान की दिशा में बहते हुए, रिवर ड्रेनेज सिस्टम, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। आइए हम देखते हैं भारत की नदी अपवाह तंत्र को। भारत की नदी अपवाह तंत्र को, भारत की नदी अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र, उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। एक होती है दूसरा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदी अपवाह तंत्र। यहां पे याद रखेंगे आप, उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र जिसे हिमालयी नदी कहा जाता है। एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदी अपवाह तंत्र जिसे दक्षिण भारत की नदी अपवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की नदी अपवाह तंत्र। ये जो है हिमालयी नदी, हिमालयी नदी अपवाह तंत्र। दूसरा जो है दक्षिण भारत की नदी अपवाह तंत्र, दक्षिण भारत की नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि इसे जो है उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र को, उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदी अपवाह तंत्र में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, उसको हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। देखेंगे हम उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र, उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र, अपवाह। इधर देखेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत, नदी अपवाह तंत्र। यहां पे देखिए उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदी अपवाह तंत्र को, किसको? प्रायद्वीपीय भारत की नदी अपवाह तंत्र। उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र को जो है, उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र को हिमालयी नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत को जो है दक्षिणी भारत की नदी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। इन नदी तंत्रों का विभाजन किस तरीके से किया गया है? जो उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र हैं उसमें मुख्यतः 3 नदी अपवाह तंत्र है। कितनी नदी अपवाह तंत्र है? 3 नदी अपवाह तंत्र है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र,
सिंधु नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र। इधर देखेंगे तो ये गंगा नदी अपवाह तंत्र है, गंगा नदी अपवाह तंत्र, और ये ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र। तो उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र को जो है भागों में बांटा गया है, 3 नदी अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत की नदी अपवाह तंत्र को भी जो है 2 भागों में बांटकर इस तरीके से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। यहाँ पे देखिए ये जो है अरब सागर, अरब सागर में गिरने वाली नदी, गिरने वाली नदी अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र एवं दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, नदी अपवाह तंत्र। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे उत्तर भारत की जो नदी अपवाह तंत्र है ये सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र एवं इधर देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी अपवाह तंत्र। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये जो है अरब सागर है। ये कौन सी सागर है? ये अरब सागर, अरब सागर। और ये वाला जो है क्या है? बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बंगाल की खाड़ी, ये। और ये इस तरीके से उत्तर भारत में जो उत्तर भारत की जो नदी अपवाह तंत्र है, जिसे जो है इधर यहाँ पे आप देखेंगे बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होती है और भारत में प्रवेश करती है। और इस तरीके से ये पाकिस्तान में आते हुए कराची के पास अपनी जल को क्या करती है? गिरा देती है। यहाँ पे कहाँ पे? कराची के पास। ठीक है। ऐसे ही जो है गंगा नदी का उद्गम जो है देवप्रयाग से होती है और देवप्रयाग से होकर जो है कहाँ पे अपनी जल को गिराती है? ये बंगाल की खाड़ी में जल को गिरा देती है। और इधर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इनकी उद्गम होती है। उद्गम होकर जो है इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए जो है कहाँ गिरा देती है? ये बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के साथ ये क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में अपनी जल को गिरा देती है। तो इन नदियों की समानताएं क्या है, इन नदियों की असमानताएं क्या है, ये देखते हैं। उसके बाद में हम नदी अपवाह तंत्र को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र को जो है इन नदियों को जो है पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदी, कौन सी नदी? प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है, कौन सी नदियां हैं? ये जो है अनुवर्ती नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? ये अनुवर्ती नदी है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं इन नदी अपवाह तंत्रों में उत्तर भारत की नदी अपवाह तंत्र एवं दक्षिण भारत की नदी अपवाह तंत्र में क्या समानताएं हैं एवं क्या अंतर है। इसको देखने के बाद जो है अगर हम नदी अपवाह तंत्र को देखेंगे तो हमें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए हम देखते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ, कौन सी नदियाँ? उत्तर भारत की नदियाँ जो है ये वर्षवाहिनी नदियाँ होती हैं। कैसी नदी होती हैं? ये वर्षवाहिनी नदियाँ हैं। उत्तर भारत की नदियाँ कैसी होती हैं? ये वर्षवाहिनी नदियाँ होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है ये सिर्फ मौसमी नदी होती हैं। कौन सी नदी होती हैं? ये मौसमी नदी। ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की नदी कैसी नदी है? ये मौसमी नदी। ये उत्तर भारत की नदियाँ वर्षवाहिनी क्यों होती हैं? क्योंकि वर्षा के जल से, वर्षा ऋतु में वर्षा के जल
से इनको जो है जल की आपूर्ति होती है। एवं एवं ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में जो है ग्लेशियरों के पिघलने से जो है इनको जल की आपूर्ति होती है, जिसके कारण जो है ये पूरे वर्ष भर जो है जल बना होता है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनको सिर्फ वर्षा ऋतु में ही जल की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये नदियां जो है क्या होंगी, सिर्फ मौसमी होती हैं। कैसी होंगी? ये मौसमी नदी होती हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप कावेरी नदी, जिसको 2 मौसम में जो है वर्षा जल की प्राप्ति होती है, और कावेरी नदी को जो है वर्षवाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे जब नदी अपवाद तंत्र देखेंगे तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप। उत्तर भारत की जो नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां हैं, ये अत्यधिक लंबी एवं बड़ी नदियां हैं। उत्तर भारत की नदियां लंबी एवं बड़ी नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? ये बड़ी नदियां हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें सिंधु की लंबाई, किसकी लंबाई? सिंधु नदी की जो लंबाई है ये 2880 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है? 2880 किलोमीटर है। और गंगा की लंबाई जो है कितने किलोमीटर है? ये 2500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2525 किलोमीटर। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है ये? 2900 किलोमीटर। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं अपेक्षाकृत कम लंबी हैं और एवं उथली भी हैं। कैसी हैं ये? कम लंबी हैं। ये लंबाई क्या है? छोटी लंबाई। जैसे अधिकतम जो है सब दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है, जिसकी लंबाई सबसे अधिक 1465 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1465 किलोमीटर। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो अपेक्षाकृत क्या है? कम लंबाई है या छोटी हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी पॉइंट। उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो मैदानों में प्रवेश करके, कहाँ पे? जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती हैं ये विसर्पण करती हैं। क्या करती हैं? ये विसर्पण करती हैं। विसर्पण का मतलब जो है क्या होंगी? इनकी धारा अत्यधिक क्या हो जाती हैं? विसर्प करते हुए धारा ये क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। ये धारा परिवर्तन करते हुए बहती हैं। कैसे बहती हैं? ये धारा परिवर्तन करते हुए बहती हैं। तो याद रखेंगे आप, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है क्योंकि अत्यधिक कठोर एवं गोंडवाना शैल से बनी हुई हैं, इनकी जो संरचना है वो अत्यधिक कठोर चट्टानों से बनी हुई है। और कठोर चट्टानों से बनी होने के कारण ये जो है अपनी धारा परिवर्तन नहीं कर पाते। ये एक ही धारा में बहने के कारण जो है इनकी जो गहराई जो है वो क्या हो गई है? समुद्र तल को प्राप्त कर चुकी है या आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। इसीलिए ये नदियां जो है कैसी हैं? अत्यधिक उथली हुई नदियां हैं। तो याद रखना यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी आधार तल को, किसको भाई? आधार रेखा को क्या कर चुके हैं? ये आधार तल को ये प्राप्त कर चुके हैं। किसको प्राप्त कर चुके हैं? ये आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं ये। ठीक है, किसको प्राप्त कर चुके हैं? ये आधार रेखा को प्राप्त कर चुके हैं। और गहराई नहीं हो सकती, ना ही ये क्या करते हैं? अपनी धारा परिवर्तन करते हैं। धारा परिवर्तन नहीं करने का कारण क्या है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में? क्योंकि ये कठोर चट्टानों, गोंडवाना लैंड से बनी हुई भूभाग होने के कारण जो है ये एक ही दिशा में बहती हैं, एक ही धारा में ये निरंतर बहते रहती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट याद रखेंगे आप। चौथा पॉइंट क्या है भाई? चौथा पॉइंट कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है ये 2 क्षेत्रों में जो है अपनी जल को क्या कर देती हैं? गिरा देती हैं। एक जो है बंगाल की खाड़ी में और एक जो है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में एवं अरब सागर में, याद रखेंगे आप। और नेक्स्ट चलते हैं हम। जो उत्तर भारत की नदियां हैं या हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदी क्योंकि बड़ी बड़ी हिमालय पर्वतों को काटकर
कैसे काटती हैं ये? इस तरीके से जो है पर्वत होती हैं, बड़ी बड़ी पर्वतें हैं, और ये पर्वतों का जो उद्गम होने से, इन पर्वतों के जो है उत्पत्ति होने से पहले ही इन नदियों का जो है क्या हो रहा था, निरंतर बह रही थी। ये नदियाँ जो है क्या हो रही थी, पर्वत के उत्पत्ति या पर्वतों की जो है, पर्वतों के बनने से पहले ही इन नदियाँ जो है क्या हो रही थी, निरंतर बह रही थी। और बहने के कारण जो है पर्वत जैसे जैसे उड़ता गया, ऊपर उड़ता गया, ये पर्वतों को निरंतर काटती गई, निरंतर काटती गई, और इस तरीके से जो है क्या होंगी, ये अत्यधिक गहरी गहरी जो है गाज का निर्माण कर लिया है। किसका निर्माण कर लिया है? गाज, या इसी को जो है कैन्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैन्यन भी कहा जाता है, या इसी को जो है आई लाइन या आई लाइन। क्योंकि क्योंकि हम अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है इस तरीके से ऊपर में खड़ा होकर वो ये पर्वतों के बीचों बीच जो बहने वाली नदी है उसको जो अगर देखे, और ये हिमालय की जो अधिकांश जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर ऊंची है। अगर 6000 मीटर ऊंची से अपने गहराई पर देखे, नदी की गहराई पर देखे, तो यहाँ पे एक लंबी रेखा के समान दिखाई देती है, और सफ़ेद सफ़ेद जो जल जो है बहते हुए वाइट वाइट दिखाई देती है, जो एक आई रेखा के समान दिखाई देती है। इसीलिए इसे आई लाइन के नाम से जाना जाता है, या इसे जो है गाज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, क्योंकि हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है बाद में हुआ है। हिमालय पर्वत जो है टेथिस सागर के वलन के कारण जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, और हिमालय पर्वत जो है अत्यधिक नवीन है, और नवीन होने के कारण जो है नदी के द्वारा इनको काटने में जो है क्या होगी, आसानी होती है। इसीलिए हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, वो जो है पर्वतों को क्या कर दी हैं, काट कर बहती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है वो प्रायद्वीपीय जो पठार है, क्योंकि अत्यधिक कठोर चट्टानों से बनी होती हैं, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती, और नहीं काट पाने के कारण जो है क्या होंगी, जब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, वो अधिकांश नदियां जो है हिमालयन नदियां या हिमालयन नदियां गाज का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? गाज का निर्माण करती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, किसका निर्माण करती हैं? ये जलप्रपात का कारण क्या है? मैंने क्या बताया? कठोर चट्टानों से बने होने के कारण जो है नदियां इनको नहीं काट पाती। इसीलिए जितने भी जो बड़ी बड़ी जलप्रपातें हैं, चाहे वो गरसोप्पा जलप्रपात हो, कुंचिकल जलप्रपात हो, वो सभी जलप्रपात किधर दिखाई देते हैं? आपको इधर दिखाई देते हैं, ये वाले क्षेत्र पर। ठीक है ना? कारण क्योंकि ये वाला जो भाग है वो किससे बनी हुई है? प्रायद्वीपीय भारत की कठोर चट्टानों से, गोंडवाना सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? गोंडवाना सेल से बनी हुई है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? कि जो हिमालयन नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ हैं? हिमालयन नदी हैं। हिमालयन नदी जो है अत्यधिक जो है क्या है, अभी युवा अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? युवा अवस्था कहने का मतलब ये पर्वतों को अभी भी निरंतर काट रही है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये जो है कैसी हो चुकी हैं? वृद्ध हो चुकी हैं। कैसी हो चुकी हैं? ये वृद्ध हो चुकी हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोगों को जो है क्या हो गया होगा, उत्तर भारत की नदियाँ एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर एवं इनमें समानताएँ क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कि जो नदी है, नदी के जो अपवाह तंत्र है, इनके जो प्रतिरूपों के आधार पर हम एक दो प्रतिरूप देख लेते हैं कि पूर्ववर्ती नदी किसे कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, परावर्ती नदी। ये तीन चीजें देखते हैं हम। पूर्ववर्ती नदी हिमालय से बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदी कहलाती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहले। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो है क्या है, पृथ्वी है। जब पृथ्वी की बनने की जो प्रक्रिया है, पृथ्वी जब बन रही थी उसी दौरान ये जो है इस तरीके से दो
दो भूखंडों में जो है इस तरीके से पृथ्वी डिवाइड हो जाती है। एक भूखंड क्या कहलाता है? यूरेशियन प्लेट कहलाता है। कौन सा प्लेट कहलाता है? यूरेशियन प्लेट कहलाता है, या इसी को जो है अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। जबकि ये वाला जो लैंड है ये क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड कहलाता है ये? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और ये वाला अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। यहां पे देखेंगे कि ये जो दो भूखंडों में जो है बीचों बीच टेथिस सागर है। कौन सी सागर है ये? टेथिस सागर। अब टेथिस सागर में जो है गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड से बहने वाली जो नदियां हैं वो अपने जो मलबे हैं, जलोढ़ मिट्टियों को जो है लाला कर जो है यहाँ पे टेथिस सागर में क्या कर देती हैं? जलोढ़ मिट्टी जो है इस तरीके से जो टेथिस सागर है उसको भर देती हैं। अब टेथिस सागर में क्या होती है? वलन होती है। किसमें वलन होती है? टेथिस सागर में वलन होने के कारण ये टेथिस सागर जो है हिमालय के रूप में, किसके रूप में? हिमालय के रूप में इस तरीके से ऊपर की ओर वलन हो जाता है। और ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये नदियां जो है निरंतर बह रही हैं, निरंतर बह रही हैं। इसीलिए इन नदियों को जो है पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो हिमालय की तराइयों से या हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उन्हें जो है पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती क्यों? क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व इन नदियों का उद्गम हो रही है। आगे चलते हैं। दूसरी है अनुवर्ती नदी। कौन सी नदी? अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी एक ऐसी नदियां हैं, एक ऐसी नदी अपवाह तंत्र है जो ढलान के, किसमें? ढलान की दिशा में बहती हैं और ढलान का अनुसरण करते हुए बहती हैं। जैसे आप याद रखना, अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो ढलान का क्या करता है? अनुसरण करता है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की जो ढलान है वो पूर्व की ओर है। किधर है? पूर्व की ओर है। और पश्चिम से उद्गम होकर ये नदियां जो है किधर प्रवाहित होती हैं? पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में अपनी जल को क्या कर देती हैं? ये गिरा देती हैं। आगे चलते हैं हम। परावर्ती नदी। परावर्ती नदी कुछ ऐसी नदियां हैं, कुछ ऐसी नदी अपवाह तंत्र हैं जो ढलान के विपरीत, या जो ढलान है ढलान का अनुसरण ना करते हुए घाटियों में बहती हैं। किस में बहती हैं? ये घाटियों में बहती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से अमरकंटक की पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी से? अमरकंटक की पहाड़ी से जो है इस तरीके से विंध्याचल पर्वत, और यहाँ पे जो है सतपुड़ा पर्वत है। कौन सी पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम होते हुए जो है नर्मदा नदी जो है ढलान के विपरीत बहती है। और ढलान के विपरीत बहने के कारण जो है ये नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी घाटी में बहती है? ये भ्रंश घाटी। याद रखना आप, कौन सी घाटी में बहती है? ये भ्रंश घाटियों में, क्योंकि ढलानों के विपरीत बहती है। ऐसी ही जो है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी भी जो है ढलान के विपरीत बहने के कारण ये भी जो है क्या होंगी? भ्रंश घाटियों में बहती है। एक नदी इधर से देखेंगे, दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर के पठार से उद्गम होकर ये बंगाल में चली जाती है और बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ये भी ढलान के विपरीत बहने के कारण जो है ये क्या होंगी? काफ़ी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। किस में बहती हैं? अत्यधिक गहराई में बहती हैं, जिसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि भारत की 3 नदियाँ ऐसी हैं जो परावर्ती नदी हैं और ये ढलान की विपरीत दिशा में बहने के कारण जो है भ्रंश घाटियों में बहती हैं। पहला जो है दामोदर नदी, दूसरा जो है नर्मदा नदी, तीसरी जो है कौन सी नदी है? ताप्ती नदी, जो अपनी ढलान के विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। किसको देखें हम? सिंधु नदी अपवाह तंत्र। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है क्या है? सिंधु नदी अपवाह तंत्र। चलिए देखते हैं, नदियों को समझते हैं। यहां पे देखेंगे ये जो है तिब्बत वाला क्षेत्र है। ये कौन सी क्षेत्र है? ये तिब्बत हिमालय। कौन सा हिमालय है? ये तिब्बत हिमालय। और तिब्बत हिमालय में यहीं पे जो है बोखरचू ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर है? ये बोखरचू ग्लेशियर। याद रखेंगे आप, ये कौन सी ग्लेशियर है? बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर जो है सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर इस तरीके से जो है ये
लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बुंजीगाज बनाती है, और बुंजीगाज से जो है इस तरीके से ये कहाँ चली जाती है, ये अरब सागर में। कहाँ चली जाती है, ये कराची के पास, कराची के पास जो है अरब सागर में, कराची के पास ये अरब सागर में क्या करती हैं, अपनी जल को गिरा देती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने कौन सी नदी देखा, ये सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, कौन सी अपवाह तंत्र है ये, सिंधु नदी अपवाह तंत्र। और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल से ये 2880 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है ये, 2880 किलोमीटर बहती है। और ये कहाँ से उद्गम होती है, बोखरचू ग्लेशियर। इस तरीके से ये ग्लेशियरें हैं, बड़ी बड़ी ग्लेशियरें हैं। इस ग्लेशियर का क्या नाम है, बोखरचू ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर, बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर से उद्गम होकर, बोखरचू ग्लेशियर से उद्गम होकर ये जो है इस तरीके से बहती है। यहाँ पे जास्कर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये, जास्कर श्रेणी है दक्षिण में। एवं उत्तर में अगर देखें तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है ये, लद्दाख पर्वत श्रेणी इस तरीके से, और ये जास्कर श्रेणी है। लद्दाख एवं जास्कर के बीचों बीच बहते हुए, लद्दाख एवं जास्कर से बीचों बीच बहते हुए भारत में, कहाँ पे, भारत में लगभग ये 1114 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है ये, 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक है। तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर से उद्गम होकर लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीचों बीच बहते हुए ये जास्कर श्रेणी में, कौन श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में बुंजीगाज बनाते हुए, कौन सी गाज बनाती है ये, बुंजीगाज। याद रखना आप, कौन सी गाज, बुंजीगाज, या इसी को जो है सिंधु गाज भी कहा जाता है। किसके नाम जाना जाता है, सिंधु गाज। बुंजीगाज या सिंधु गाज से ये दक्षिण की ओर मुड़ती है, और दक्षिण की ओर मुड़ते हुए ये कहाँ प्रवेश कर जाती है, ये पाकिस्तान चली जाती है। कहाँ चली जाती है ये, पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान में लगभग जो है 2880 किलोमीटर बहते हुए, 2880 किलोमीटर बहते हुए जो है ये नदी कराची के पास, कहाँ पे, कराची के पास जो है अरब सागर में अपनी जल को गिरा देती है। कहाँ गिरा देती है ये, अरब सागर में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं या हिमालयन नदियाँ हैं, उनको हम इस तरीके से देख लेते हैं। ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है ये, गंगा नदी। इधर आप देख पा रहे होंगे, कौन सी नदी है ये, गंगा नदी। और गंगा की एक वितरिका जो है, फरक्का के पास जो है एक वितरिका, ये क्या कहलाता है, हुगली कहलाता है। तो गंगा नदी का उद्गम भी, गंगा नदी का उद्गम भी जो है कहाँ से होती है, देवप्रयाग से होती है। और गंगा नदी भी जो है पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। आगे चलते हैं हम, यहीं पे आप देखेंगे इस तरीके से ये जो है कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है ये, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है ये, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होती है, मानसरोवर झील से। कहाँ से होती है ये, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होती है, मानसरोवर झील से होती है। मानसरोवर झील के पास जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। याद रखेंगे आप, चेमा युंगडुंग। कौन सी ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम होती है। और इस नदी को जो है तिब्बत में, इस नदी को तिब्बत में जो है किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग तसांगपो नदी। कौन सी नदी के नाम जाना जाता है, यारलुंग तसांगपो नदी, या इसी को जो है सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और भारत में ये जो है यांग्याप दर्रा, कौन सी दर्रा, यांग्याप दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश, कौन से प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है, ये दिहांग के नाम से जाना जाता है। और याद रखना यहाँ पे जो है दिहांग गाज है, यहीं पे जो है कौन सी गाज है, ये दिहांग गाज। दिहांग गाज। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम होकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो इस तरीके से कहाँ पे, विरहद हिमालय में, विरहद हिमालय में जो है अक्षसंघी
मोड़ बनाते हुए, अक्ष संगी मोड़ बनाते हुए यहाँ पे दिहांग गाज से दक्षिण की ओर मुड़ती है, और दक्षिण की ओर मुड़ते हुए जो है यांग्याप दर्रा, भारत में जो है कौन सी दर्रे से प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से प्रवेश करते हुए ये जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में प्रवेश करने के बाद जो है ये किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र कहलाता है। असम में ये ब्रह्मपुत्र धुबरी से लेकर जो है सदिया तक जो है ये किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही जो है कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ये किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना जब आगे बढ़ती है और गंगा, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा और जमुना की जो धारा जहाँ पर मिलती है, ये जो है पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। इस तरीके से एक बराक नदी, कौन सी नदी? बराक, या इसी को जो है सुरमा नदी कहा जाता है। सुरमा नदी, कौन सी नदी? सुरमा नदी, या इसी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मेघना नदी जैसे आकर मिलती है, इधर जो है यहाँ से मेघना नदी जैसे आकर मिलती है, ये जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना ही जो है बंगाल के खाड़ी में इस तरीके से डेल्टा बनाते हुए, बहुत सारे जो है क्या होंगी, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाते हुए जो है ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में अपनी जल को गिरा देती है। इस डेल्टा को जो है सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। कौन सा डेल्टा कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है, या इसे ही जो है मैग्रोवन, विश्व की सबसे बड़ी मैग्रोवन क्षेत्र है, जो गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या देखा? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुई है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुई है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। इस तरीके से ये जो है सतलज नदी, कौन सी नदी है ये? सतलज नदी। और सतलज नदी जो है इस तरीके से, कौन सी नदी है ये? सतलज नदी। सतलज नदी भी जो है क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है ये? पूर्ववर्ती नदी। और ये राकस ताल, कहाँ से उद्गम होती है? ये राकस ताल से उद्गम होती है। याद रखना आप, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तिब्बत में राकस ताल से। तिब्बत में राकस ताल से उद्गम होकर ये लगभग 1450 किलोमीटर, कितने किलोमीटर बहती है ये? 1450 किलोमीटर बहते हुए ये चिनाब में, कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? चिनाब नदी में। इस तरीके से ये चिनाब नदी है, चिनाब में अपनी जल को क्या कर देती है? गिरा देती है। कौन सी नदी में? ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी, कौन सी नदी है ये? चिनाब नदी। याद रखेंगे आप। तो सतलज नदी जो है राकस ताल, कहाँ से निकलती है ये? राकस ताल से निकलकर जो है सिंधु नदी के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? 400 किलोमीटर बहती है। और यहाँ पे जो है कौन सी गाज बनाती है ये? सिपकिला गाज। सिपकिला गाज के पास, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गाज के पास से ही जो है भारत में प्रवेश करती है। और भारत में ये कहाँ बहती है? ये चंबा घाटियों में बहती है। कहाँ बहती है ये? चंबोली कुमायूं हिमालय क्षेत्र में बहती है। और इस तरीके से जो है जलंधर के पास जो है ये मैदानों में प्रवेश करती है। और ये पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में जो है जहाँ पर इस तरीके से व्यास नदी आती है। कौन सी नदी आती है? व्यास नदी। और व्यास नदी के संगम पर, व्यास नदी एवं सतलज के संगम पर जो है यहीं पे हरीखे परियोजना का निर्माण किया गया है। कौन से बैराज? हरीखे बैराज का निर्माण किया गया है। और हरीखे बैराज में ही जो है भारत की सबसे लंबी नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, इस नहर का निर्माण किया गया है। आइए आगे चलते हैं। सतलज नदी आगे बहते हुए जो है किस में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? चिनाब नदी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ये नदियाँ जो है क्या बना रही हैं? गाज बना रही है। क्या बना रही है? गाज बना रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिपकिला गाज, कौन सी गाज? सिपकिला गाज। यहाँ पे देखेंगे तो बुंजी गाज। और बुंजी गाज याद रखना कि 5200 मीटर लगभग 5 किलोमीटर गहरी जो है घाटियों में बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और घाटियों को क्रॉस करते हुए ये सिंधु नदी जो है कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। तो ये जितने भी मैंने नदी, हिमालय की नदियाँ बता रहा हूँ, वो सभी के सभी नदियाँ जो है
पूर्ववर्ती नदियां हैं, हिमालय की उत्पत्ति होता गया, हिमालय की उत्पत्ति होता गया और ये नदियां जो है निरंतर बहती गईं। ये क्या नदियां क्या हो रही थी, निरंतर बहती गई और हिमालय को जो है काटती गई, हिमालय को काट काट कर जो है किसका निर्माण कर दिए हैं, ये गाछ का निर्माण कर दिए हैं, ठीक है ना। और ये नदियां जो है सभी के सभी जितने भी नदियां बता रहा हूं, ये सभी के सभी नदी जो है कैसी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं। कैसी नदियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। जैसे ये देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ये कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहां पे याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत चाइना क्षेत्र में, तिब्बत में चेमायुंगडू ग्लेशियर से उद्गम होती है और पूर्व की ओर बहती है और ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहते हुए ये दिहांग गाछ से जो है दक्षिण की ओर मुड़ती है और दक्षिण की ओर आते हुए जो है यांग्याप दर्रा और यांग्याप दर्रा से ही जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से ही जो है समतल मैदानों में, कहाँ पे, असम के समतल मैदानों में प्रवेश करते ही ये ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, ये तिब्बत में, बांग्लादेश में और भारत में इस तरीके से 3 देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है, 3 देशों में बहने के कारण इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नदी। इधर देखेंगे तो सिंधु नदी भी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। ऐसी सतलज नदी भी जो है तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। और गंगा नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड में देवप्रयाग से होती है और गंगा नदी का उद्गम से ये जो है 5 राज्यों में बहते हुए ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये जो है 2525 किलोमीटर, गंगा नदी जो है कितना किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कितने किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। और भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इधर देखेंगे तो सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और कल हम लोग क्या देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र एवं सिंधु नदी अपवाह तंत्र एवं गंगा नदी अपवाह तंत्र। कौन सी नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र को हम अलग अलग क्या करेंगे, अपवाह तंत्र के रूप में हम बांटकर पढ़ेंगे और इनकी सहायक नदियों को भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो क्लास है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें ताकि हम कल जो है हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र पर वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद गंगा नदी अपवाह तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू।